में था। गुलाबो उसे देखती रही। उसे लगा जैसे वो किसी ऐसी चीज को देख रही है जो बहुत परिचित है पर पहली बार मिली हो। सूरज ने भी उसी पल गुलाबो को देखा। उस ऊंची मीनार की उस छोटी सी खिड़की में वह चेहरा था जो वर्षों से उससे छिपाया गया था। सूरज ने उसे देखा और वो ठहर गया। आकाश में उसकी गति एक पल के लिए रुकी। वो उस चेहरे को देखता रहा और उसके मन में एक ऐसी भावना जागी जो शायद उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। कहते हैं कि सूरज को प्रेम नहीं होता क्योंकि वह तो सबको बराबर रोशनी देता है, पर उस दिन उस खिड़की में जो चेहरा था उसने सूरज को भी रोक दिया। सूरज ने अपनी एक सबसे कोमल किरण को उस खिड़की की तरफ भेजा। वो किरण एक सुनहरे धागे की तरह हवा में तैरती हुई उस खिड़की तक पहुंची और गुलाबों के गाल को छू गई। गुलाबों को एक अजीब सी गर्माहट महसूस हुई। वो गर्माहट जलन वाली नहीं थी, बल्कि ऐसी थी जैसे कोई अपना हाथ थाम ले। वो एक पल के लिए आंखें मूंद गई। नीचे चंपा चिल्लाई, गुलाबो, क्या दिख रहा है? बताओ ना। गुलाबों ने नीचे देखा और मुस्कुराई। वो बोली, चंपा, बाहर की दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत सुंदर है, और सूरज तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा माँ जी कहानियों में बताती थी। धीरे धीरे वो नीचे उतर आई। उतरते वक्त उसके मन में एक अजीब सी हल्कापन था और साथ ही एक अजीब भारीपन भी, जैसे कुछ हो गया हो जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। उस रात वो ठीक से सो नहीं पाई। उसे बार बार वो सुनहरी गर्माहट याद आती रही जो उसके गाल पर महसूस हुई थी। सुमित्रा ने अगले दिन सुबह गुलाबों का चेहरा देखा तो उसके मन में एक शंका उठी। वो कुछ बोली नहीं पर उसका दिल बेचैन हो गया। हफ्ते बीते और गुलाबों के स्वभाव में एक बदलाव आने लगा। वो पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। उसकी आंखों में एक गहराई आ गई थी जो पहले नहीं थी। और एक दिन सुमित्रा को समझ आ गया कि क्या हो रहा है। वो समझ तो गई पर उसके पांव तले से जमीन खिसक गई। उसे राजा का वो आदेश याद आया। उसे वो भविष्यवाणी याद आई जो ज्योतिषियों ने कही थी। वो थरथर कांप उठी। उसने गुलाबों से कुछ नहीं कहा क्योंकि वह जानती थी कि अगर उसने राजा को बताया तो राजा का गुस्सा आसमान छू लेगा, और अगर नहीं बताया तो भी वो इस बात का बोझ कहां तक उठाएगी। सुमित्रा रात को चुपचाप रोती रही। उसने जो जिम्मेदारी उठाई थी वो उससे निभ नहीं पाई थी। भाग्य ने अपना रास्ता खुद ढूंढ लिया था। उन मोटी दीवारों को, उन भारी तालों को, उस ऊंची मीनार को पार करके सूरज की एक किरण ने वो कर दिखाया जो होना ही था। जब वो दिन आया तो मीनार में एक नई जान आई। एक नन्ही बच्ची जो उस ठंडे पत्थर के कमरे में पैदा हुई थी। उस बच्ची के आने पर न कोई उत्सव था, न कोई दीपक जला, न कोई घंटी बजी। थी तो बस सुमित्रा की घबराहट और गुलाबों की थकी आंखों में एक अजीब सी चमक। वो बच्ची असाधारण थी। उसके बाल सुनहरे थे, त्वचा इतनी चमकदार थी जैसे उसमें से रोशनी निकल रही हो, और उसकी आंखें ऐसी थी जैसे उनमें सूरज की धूप भरी हो। सुमित्रा ने जब उसे देखा तो वो जान गई कि ये बच्ची सचमुच सूरज की बेटी है। उसने अपना निर्णय ले लिया। उसे राजा के गुस्से का डर था। उसे पता था कि अगर राजा को पता चला तो उनका कोप उस पर भी पड़ेगा और गुलाबों पर भी। उसने उस नन्ही बच्ची को राजसी कपड़ों की एक छोटी सी गठरी में लपेटा और एक रात जब सब सो रहे थे तो मीनार के दरवाजे की एक चाबी जो उसने बहुत पहले चुपचाप बनवाई थी, उससे दरवाजा खोला और उस बच्ची को पास के एक खेत में ले जाकर छोड़ आई। वो खेत मटर और सेम की फलियों का था। सुमित्रा ने उस बच्ची को फलियों के बीच लिटाया। एक पल उसे देखती रही और फिर पलटकर चली आई। उसके पांव भारी थे और आंखें नम थी। वो रात बहुत शांत थी। शैलगढ़ के बाहर जो खेत थे उनमें रात की हवा धीरे धीरे बह रही थी। फलियों के पत्ते हिल रहे थे और आसमान में तारे चमक रहे थे। उस खेत के बीचों बीच फलियों की हरी पत्तियों के बीच वो नन्ही बच्ची लेटी थी जिसे सुमित्रा छोड़ गई थी।
थोड़ी देर तक वो चुप रही, फिर उसने जोर से रोना शुरू किया। उसकी रोने की आवाज उस शांत रात में बहुत दूर तक जा रही थी। पास के रास्ते से उसी वक्त माधवपुर के राजा कुरैशी अपने कुछ विश्वास पात्र सैनिकों के साथ शिकार से लौट रहे थे। राजा कुरैशी एक साधारण कद काठी के पर असाधारण दिल वाले इंसान थे। उनका स्वभाव सरल था, बात करने का तरीका सीधा था और दिल इतना बड़ा था कि किसी का भी दुख देखकर वे रुक जाते थे। उन्होंने जब उस रोने की आवाज सुनी तो उन्होंने अपना घोड़ा रोका। राजा कुरैशी ने अपने सैनिकों से कहा, यह किस बच्चे के रोने की आवाज है? इधर किसी का घर नहीं है, देखो जरा। सैनिक खेत में घुसे और थोड़ी ही देर में एक सैनिक उस नन्ही बच्ची को उठाकर राजा के पास ले आया। राजा ने घोड़े से उतरकर उस बच्ची को अपनी गोद में लिया। जैसे ही उन्होंने उसे देखा वे ठिठक गए। वो बच्ची बेहद असाधारण थी। उसके सुनहरे बाल रात की रोशनी में भी चमक रहे थे और उसकी आंखें इतनी तेज थी कि लगता था जैसे उनमें दीपक जल रहे हों। राजा के मन में उसके लिए तुरंत ही ममता उमड़ आई। उन्होंने उसे अपने सीने से लगाया और बच्ची चुप हो गई। सैनिकों ने चारों तरफ देखा पर वहां कोई नहीं था। न कोई मां थी, न कोई बाप, न कोई घर। बस वो खेत था और उसमें वह बच्ची। राजा कुरैशी उस बच्ची को लेकर माधवपुर के अपने महल में पहुंचे। रात हो चुकी थी पर उन्होंने तुरंत रानी नगीना को जगाया। रानी नगीना एक स्नेहमयी और धैर्यशील स्त्री थी। जब उन्होंने उस बच्ची को देखा तो उनकी नींद उड़ गई। उन्होंने उस बच्ची को गोद में लिया और उसे ध्यान से देखा। वे बोली, ये बच्ची, ये तो बड़ी अजीब है। इसकी आंखें देखो, इसके बाल देखो, ये कोई साधारण बच्ची नहीं है। राजा बोले, जो भी हो, ये अभी हमारी जिम्मेदारी है। इसके लिए आया का इंतजाम करो। रानी ने उसी रात एक भरोसेमंद आया का इंतजाम किया और उस बच्ची की देखभाल शुरू हो गई। उस बच्ची का नाम रखा गया पुष्पिता। माधवपुर के राजमहल में उस रात से एक नया अध्याय शुरू हुआ। उधर शैलगढ़ में राजा शैलेंद्र को जब पता चला कि गुलाबो 20 साल की हो गई है तो उन्होंने राहत की सांस ली। उन्हें लगा कि उन्होंने भाग्य को हरा दिया। उन्होंने मीनार का दरवाजा खुलवाया और गुलाबों को बाहर बुलाया। गुलाबो जब उस मीनार से बाहर निकली तो उसने पहली बार खुली धूप देखी, पहली बार खुली हवा महसूस की। वो एक पल के लिए आंखें बंद करके बस उस हवा को महसूस करती रही। राजा शैलेंद्र ने उसे गले लगाया और रानी आकांक्षा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। पर किसी को पता नहीं था कि जो अनहोनी रोकने के लिए इतना बड़ा इंतजाम किया गया था वो तो कब की हो चुकी थी। और उस अनहोनी की निशानी माधवपुर के एक खेत में से उठाकर राजा कुरैशी के महल में पहुंच चुकी थी, जहां वह पुष्पिता के नाम से पल रही थी और बड़ी हो रही थी। माधवपुर एक हरा भरा राज्य था। उसके चारों तरफ मैदान थे, बड़े बड़े बाग थे और दूर तक फैले खेत थे। राजा कुरैशी की छत्रछाया में वो राज्य फलता फूलता था। राजमहल में रौनक रहती थी और दरबार में हमेशा न्याय होता था। राजा कुरैशी और रानी नगीना दोनों के मन में पुष्पिता के लिए सच्ची ममता थी। उन्होंने उसे कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि वो उनकी अपनी बेटी नहीं है। पुष्पिता को राजकुमारी जैसा दर्जा दिया गया, राजकुमारी जैसी शिक्षा दी गई और राजकुमारी जैसा प्रेम दिया गया। पर एक सच था जो सब जानते थे और वो ये था कि पुष्पिता एक खेत में मिली थी। उसके असली माता पिता का कोई पता नहीं था। ये बात महल में कोई जोर से नहीं कहता था पर सबके मन में थी। पुष्पिता बड़ी होती गई और जैसे जैसे वो बड़ी होती गई वैसे वैसे उसकी असाधारणता और उजागर होती गई। वो जब हंसती थी तो लगता था जैसे कमरे में धूप भर गई हो। उसके आसपास एक अजीब सी रोशनी रहती थी जिसे देखने वाले देखते थे पर समझ नहीं पाते थे। उसकी बुद्धि इतनी तेज थी कि गुरुजन दंग रह जाते थे। वो जो भी एक बार पढ़ती थी उसे कभी नहीं भूलती थी। संगीत में उसकी रुचि थी और जब वो गाती थी
तो पक्षी भी चुप हो जाते थे। राजमहल के लोग उसे